तो हम लोग देखते हैं ड्यूटीज ऑफ एजेंट। आप बेयर एक्ट में उठा के देखें, आज बेयर एक्ट बेस्ड ज़्यादा हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो 211 एजेंट्स ड्यूटी टू प्रिंसिपल लिखा है 211 के जस्ट ऊपर। टू प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल के लिए यहां बात हो रही है। तो आप मोटा मोटी इसको समझिएगा, इसमें 2-3 राइट्स भी जुड़ जाएंगे 211 से 221 तक, 221 तक, यानी लगभग 11-10 ये जो आपके सेक्शन है फ्रॉम 211 टू 221, इसमें 1-2 राइट्स भी आ जाते हैं इसके, लेकिन मोटा मोटी यहां तक आपको देखना है कि इसकी ड्यूटीज क्या हैं। तो 190 भी इसमें इंक्लूड होगा इनडायरेक्टली। 190 डेलीगेशन, तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा, इसको भी हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि ड्यूटीज ऑफ एजेंट क्या क्या हो सकती हैं। तो पहली ड्यूटी, सबसे पहली ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी टू एग्जीक्यूट मैंडेट। पहला कि एजेंट क्यों नियुक्त किया जाता है? ड्यूटी टू एग्जीक्यूट मैंडेट, कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए। तो कार्य करेगा एजेंट, जो नियुक्त होगा वो क्या करेगा? कार्य करने का उसका कर्तव्य है। ड्यूटी टू एग्जीक्यूट, जो भी उसको आदेश दिया जाएगा, मैंडेट माने क्या हुआ? जो भी उसको आदेश दिया जाएगा। ये इसको एक साधारण आप लिखेंगे, अभी नेक्स्ट सेक्शन में इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ड्यूटी टू एग्जीक्यूट मैंडेट मतलब जो भी आदेश दिया गया, जो भी एक कार्य के लिए उसको अपॉइंट किया गया है, उसको वो एग्जीक्यूट करें। एक मामला होता है पन्नालाल जानकीदास वर्सेस मोहनलाल में, होता क्या है, जो कहा गया कि ड्यूटी टू एग्जीक्यूट मैंडेट, जो भी आदेश हो उसके अनुसार आप एजेंट हो तो ड्यूटी परफॉर्म करो। तो इसमें एजेंट था कमीशन एजेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। कमीशन एजेंट होते हैं, तो कमीशन एजेंट को रखा गया था कि आप खरीद बेच करोगे हमारे लिए, और जो माल था उसको एक गोदाम में रखा जाना है, ठीक है। गोदाम में रखा गया। जो मास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, वो कहता है कि आप इसको इंश्योर करा लो। इंश्योर माने बीमा करा लो। किस लिए बीमा होता है? सुरक्षा के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए। मान लीजिए कोई नुकसान हो जाता है तो बीमा कंपनी से हमें राशि मिल जाएगी। उस समय ये नियम था कि अगर विस्फोट हो जाए, विस्फोट की वजह से कोई ऐसा एक्सप्लोजन कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से अगर नुकसान होता है तो पैसे आपको मिलने नहीं थे। बाकी जो इंश्योरेंस की और कंडीशंस होती हैं, जैसे बर्जलरी, राइट के समय में अगर कुछ ऐसा हो जाए, आग लग जाए, ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन कोई अगर एक्सप्लोजन के माध्यम से, एक्सप्लोजन अगर कुछ होता है एक्सप्लोसिव्स के थ्रू, तो वहाँ पे विस्फोट के कारण जो नुकसान होगा उसके लिए कोई दायित्व नहीं था। ये एक जो क्लास था कि विस्फोट अगर होता है और उसके कारण आग लग जाती है तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो जो प्रिंसिपल था उसने कहा कि भाई माल को इंश्योर कर लो। उस बंदे ने इंश्योर नहीं किया, जो एजेंट था, कमीशन एजेंट था, इनके बात को न मानते हुए उसने इंश्योरेंस नहीं लिया। दुर्भाग्य देखिए कि विस्फोट के कारण आग लगती है और सामान नष्ट हो जाता है। जब सामान नष्ट हो गया, नुकसान हुआ। नुकसान के कारण उसको, अब चूंकि विस्फोट से आग लगी थी तो पैसा मिला नहीं, तत्काल नहीं मिला। कुछ दिन बीतते हैं और ये बंबई का मामला था, तो बंबई सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया कि जो लोग अपना इंश्योरेंस माल का कराए हैं तो उनको जितना नुकसान हुआ है, बीमित राशि का इंश्योर्ड अमाउंट जो है पूरा पैसा दे देंगे, जितने का इंश्योरेंस है पूरा दे देंगे। और जिन्होंने नहीं कराया है उनको नुकसान का आधा दे देंगे। ये देखिए, पब्लिक पॉलिसी की बात थी, लोकनीति की बात थी, लोकहित की बात थी। तो सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश पारित कर दिया, अगर आपका माल इंश्योर्ड था तो यू कैन गेट फुल इंश्योर्ड अमाउंट, या जो भी आपका नुकसान हुआ है। और अगर नहीं है
तो आधा देंगे। प्रिंसिपल का नुकसान कहाँ हुआ? प्रिंसिपल का नुकसान हुआ कि उन्होंने, अगर इसके एजेंट ने इंश्योर करा रखा होता तो क्या होता? पूरा पैसा मिल जाता। इंश्योरेंस नहीं था, गलती किसकी थी? एजेंट की थी। तो क्या होगा? आधा पैसा मिला। नुकसान कितना हुआ? आधे का। क्या आया? ड्यूटी टू एग्जीक्यूट मैंडेट। अगर आप ड्यूटी ही नहीं कर रहे हो तो आप हमारे एजेंट क्यों बनोगे? तो एजेंट आपको बनने से आप पे कुछ लायबिलिटीज़ इंपोज होती हैं। वो ये होती हैं कि अगर आपने आदेश का पालन नहीं किया तो किसके आदेश का? प्रिंसिपल का। जो भी इंस्ट्रक्शन हो उसको फॉलो करो, और नहीं करते हो, कार्य जो दिया गया है वो नहीं करते हो, तो जो भी उससे नुकसान होगा उसको आपको भरपाई करना पड़े। इसी से मिलता जुलता एक टिशल वर्सेस शॉर्ट का मामला है, आप देख लीजिएगा। तो ये दो केसेस लिख के आप इस हेडिंग को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ में ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हुआ है, जब पन्नालाल जानकी दास के मामले में जब एजेंट को कहा गया बीमा कराओ, ठीक है सर करा दूंगा, ये इंश्योरेंस प्रीमियम है, ले लिया, रख लिया, तो मालिक क्या सोचेगा कि पैसे तो इसने ले लिए हैं, इंश्योरेंस इसको कराना है, इसके पिताजी का क्या जाएगा, करा ही लेगा। पैसे भी ले लिए थे इसने प्रीमियम के, तो यहाँ लायबिलिटी तो स्ट्रिक्ट हो गई ना, कि आप पैसे भी ले लिए, कर भी नहीं रहे हो, काम जो कहा गया वो भी नहीं, तो आप पे जो भी नुकसान होगा उसकी लायबिलिटी इंपोज कर दी जाएगी। तो ये इसका मामला है और इस हेडिंग के तहत आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको हमने एजेंट बनाया है तो आप अपनी मर्जी से, बिना किसी आवश्यकता के, बिना किसी हमारे परमिशन के, आप अपने अधिकारों को दूसरों को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, प्रतिनिधायन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो दूसरा, आप अगर हेडिंग डालें तो ड्यूटी टू नॉट टू डेलीगेट द ड्यूटीज एंड एक्ट, ड्यूटी टू नॉट टू डेलीगेट, क्या डेलीगेट करने का? द ड्यूटीज एंड एक्ट, ड्यूटीज एंड एक्ट। मतलब हिंदी में अगर कहें तो कर्तव्य या जो कार्य हैं का, ये हिंदी है प्रतिनिधायन, ध्यान रखिएगा, प्रतिनिधायन, यानी आप दूसरे को नहीं दे सकते हैं। कर्तव्यों का प्रतिनिधायन न करना, दूसरे को पासान न करना। हम एजेंट बने हैं, ड्यूटी टू नॉट टू डेलीगेट द ड्यूटीज एंड एक्ट। इफ some duties are assigned to me being an agent, तो it's my duty to not to delegate that duties to another person। करेंगे, अभी कुछ हम जब सेक्शन में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ कुछ हमको रास्ते मिलते हैं कि उन स्थितियों में डेलीगेट किया जा सकता है, बट इन नॉर्मल केसेस यू कांट, बीइंग एन एजेंट यू कांट डेलीगेट सच ड्यूटीज एंड एक्ट्स टू अनदर। ये क्या है? डेलीगेटस नॉन पोटिस डेलीगियर। इट मीन्स no delegated power can be further delegated। delegatus non potens delegator का क्या मतलब हुआ? no delegated power can be further delegated, यानी जो आपको, एक तो खुद ही अपनी पावर, मैं प्रिंसिपल हूं, आप एजेंट हैं, तो मैंने अपनी कुछ पावर्स तो वैसे ही आपको डेलीगेट करी हैं। फर्स्टली इट इज डेलीगेटेड, और आप उसको भी डेलीगेट कर दे रहे हो। फर्दरली यू आर डेलीगेटिंग दैट ड्यूटीज टू अनदर पर्सन। इट इज नॉट अलाउड इन जनरल सेंस, ठीक है। यानी जो अधिकार आपको दिए गए हैं आप उसको आगे नहीं किसी और को दे सकते हैं, ठीक है। कुछ अधिकार जो आपको प्रत्यायोजित, प्रतिनिधायन या प्रत्यायोजन, यहां पे जो भी शब्द आपको समझ में आए, प्रत्यायोजन, जो आपको अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं
वो आप आगे दूसरे को प्रत्यायोजित नहीं कर सकते, ऐसा 190 में कहा गया है। व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, 190 में कहा गया है कि एजेंट अपने अधिकार को आगे कब नहीं प्रत्यायोजित कर सकता, डेलीगेट कर सकता। एन एजेंट कैन नॉट लॉफुल एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एक्ट्स, एक जो एजेंट है वो दूसरे को एम्प्लॉय नहीं कर सकता टू परफॉर्म एक्ट्स विच ही हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अंडरटेकन टू परफॉर्म पर्सनली। अगर किसी व्यक्ति ने, वो एजेंट होगा, किसी कार्य को करने के लिए, किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए पर्सनली उसने व्यक्तिगत रूप से किसी चीज को जिम्मेदारी ली है, पर्सनली he has taken some responsibilities to perform such acts, then cannot employ another to perform such acts। पहले ही लाइन में लिखा गया है कैन नॉट एम्प्लॉय अनदर, तो यही चीज है कि ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट ड्यूटीज, जो पहली बात आती है। अब इसमें एक्सेप्शंस कहां हैं वो देखिए। अनलेस जो अगला शब्द आता है, अनलेस जब तक कि क्या, बाय द ऑर्डिनरी कस्टम्स ऑफ ट्रेड, दो में एक्सेप्शंस मिलते हैं, कस्टम्स ऑफ ट्रेड। कस्टम्स ऑफ ट्रेड यानी कोई अच्छा ऐसा व्यवसाय किया जा रहा है जहां पे उस व्यापार या जो ट्रेड है उसमें यह ऐसी प्रथा हो कि ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, मैंने लिया है जिम्मेदारी, उसमें प्रथा है कि हम जिम्मेदारी लेके दूसरों से काम करा सकते हैं, तो प्रथा को अनुपालन करते हुए, प्रथा का पालन करते हुए आप कर सकते हैं, वहां एजेंट को एग्जम्पशन मिल जाएगा डेलीगेट करने का। और दूसरा क्या है, और फ्रॉम द नेचर ऑफ द एजेंसी, नेचर ऑफ द एजेंसी। तीसरा क्या हो सकता है, बाय कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल। भाई ठीक है, प्रिंसिपल ने कह दिया तब तो कोई बात ही नहीं है, तब आप अपॉइंट एक नहीं 4 सब एजेंट कर लो। बट जनरली आप अगर कस्टम्स ऑफ ट्रेड है, कुछ प्रथाएं हैं, यूसेज हैं जिनके तहत आप उस व्यापार में बिना मालिक की सहमति के एक सब एजेंट रख सकते हैं, तो आप रखिए, अदरवाइज यू आर प्रोहिबिटेड बाय 190। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ द एजेंसी। मान लीजिए मैं एजेंट हूं, मान लीजिए मैं किसी का एजेंट हूं और व्यापार की कुछ जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उसमें कोई केस लॉ आ जाता है, केस लॉ मतलब हमारे ऊपर कोई वाद आरोपित कर दिया जाता है, तो मैं मुकदमा जाके कोर्ट में थोड़ी लड़ूंगा, मैं तो एजेंट हूं, मुझे व्यवसाय करना आता है, तो मैं क्या करूंगा, अब उसको मैं अपने अधिकार को, मुकदमे की पैरवी मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब मैं उसको किसको डेलीगेट करूंगा, अपने वकील को। तो ऐसी स्थितियां, नेचर ऑफ एजेंसी, अगर कहीं कोई ऐसी नेसेसिटी आ रही है जहां पे ऐसी कोई सब एजेंट अपॉइंट करने की बात जरूरी है, तब वो कर सकता है। तो 190 में फिलहाल आप इतना ध्यान रखेंगे कि ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट द ड्यूटीज एंड एक्ट्स करते हैं। पहले तो जो भी कार्य दिए गए हैं उनको हमें पूरा करना है, इसलिए एजेंट को वो सारे आदेश मानने चाहिए जो दिए गए हों। दूसरी बात, 190 का डेलीगेट नहीं किया जा सकता एजेंट द्वारा अपने पावर को। तीसरा जो आता है, अब हम यहां 211 से शुरू करते हैं, ठीक है, पढ़िएगा ध्यान। एजेंट्स ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल बिजनेस, एन एजेंट इज बाउंड, मतलब कंपलसरी है भाई, बाउंड है, एजेंट इज बाउंड। बाउंड फॉर व्हाट, देखिए, टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल, एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल, पहली बात। और दूसरी, अकॉर्डिंग, अब ये कैसे करेगा, इसको करने का तरीका क्या होगा, जो भी बिजनेस करेगा, एजेंट हो गया तो मनमाना थोड़ी उसको अधिकार मिल गया, कैसे करेगा ये बताया गया है 211 में। क्या बताया गया, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय, कैसे करेगा, अकॉर्डिंग टू, पहला डायरेक्शंस, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस
गिवन बाय प्रिंसिपल। भाई मैं अपना कोई बिजनेस कर रहा हूं, उसमें आपको एजेंट बना रहा हूं, तो जो मैं कहूंगा वैसे काम करो, अपनी मर्जी से थोड़ी कर लोगे। तो पहली बात, डायरेक्शन गिवन बाय प्रिंसिपल, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे, एजेंट। दूसरी बात क्या आती है, और इन एब्सेंस ऑफ एनी सच डायरेक्शन। मान लीजिए यहां पे कोई इन्होंने डायरेक्शन नहीं दिया, एब्सेंट है, या डायरेक्शंस नहीं है, तो क्या होगा? तो इसमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स विच प्रिवेल्स। जो यहां पे कस्टम्स, अभी का बात आई थी 190 में ही बात की है ना आप, कस्टम्स ऑफ बिजनेस प्रिवेल्स लिखा है, जो वहां चल रही हों। ऐसा नहीं कभी चलती थी अब नहीं है, उनको हम फॉलो कर लेंगे। जो कस्टम्स, जो प्रथाएं चल रही हों उस व्यवसाय में, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर लो, आप एजेंट हो। नहीं तो पहली बात जो है कि डायरेक्शन आपको मालिक से मिलना चाहिए। जो आप बिजनेस कर रहे हो उसी प्रकार के जो बिजनेस में प्रथाएं चल रही हों उन्हीं को फॉलो करो। ये आगे लाइन बता रहा है, क्या बता रहा है? इन डूइंग बिजनेस ऑफ द सेम काइंड, कस्टम्स विच प्रिवेल्स इन डूइंग बिजनेस ऑफ द सेम काइंड एट द प्लेस वेयर द एजेंट कंडक्ट्स सच बिजनेस। अब ये जो बिजनेस करने का जो कस्टम है, ये दो चीजों के तहत बंधे हुए हैं। क्या? सेम काइंड का बिजनेस हो, दूसरे बिजनेस की प्रथा आप दूसरे में नहीं लगाएंगे, सेम काइंड बिजनेस हो, ठीक है, पहला। और दूसरा क्या है? सेम काइंड बिजनेस हो, उसमें जो प्रथाएं चल रही हूं उसको आप फॉलो कर लो, इन एब्सेंस ऑफ डायरेक्शंस गिवन बाय प्रिंसिपल। ये और दूसरा, कस्टम्स वहां पे लागू हों एट द प्लेस वेयर एजेंट इज डूइंग बिजनेस, ठीक है। अब हम यूपी में काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र की प्रथाओं को यहां नहीं लागू करेंगे। हम जहां काम कर रहे हैं, एजेंट जहां पे वर्क कर रहा है, वहीं की, उसी स्थान की जो उस व्यवसाय की प्रथाएं होंगी उसी के अनुसार काम कर लेगा, यदि प्रिंसिपल का कोई डायरेक्शन नहीं है और उन प्रथाओं के अनुसार अगर कार्य करने में कोई नुकसान होता है तो इसको दायी नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। उसने विजिलेंट था, उसने डिलीजेंस के साथ काम किया, तो विल नॉट बी हेल्ड लायबल, ओके। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे क्या कहा गया? When the agents act otherwise, इनके अलावा अगर कोई काम कर गया तो क्या होगा? When agent acts otherwise, if any loss be sustained, अगर इनके अलावा तरीकों से कोई काम कर गया एजेंट और कोई लॉस हो रहा है तो क्या होगा? तो होगा he must keep it good to his principal and if any profit accrues he must account for it। अगर इनके अलावा कोई वो काम कर गया तरीके और लगा के और नुकसान हो जाता है तो मैंने क्या बताया? एजेंट shall be held liable, shall be held liable, जिम्मेदार होगा ही होगा। जो कानून बताया गया उसके परे मत जाओ, जितना कहा गया उसी के हिसाब से करो, या जो प्रथाएं हैं उसके अनुसार करो। अगर उसके अलावा करते हो, नुकसान होता है तो भरपाई करने को तैयार रहना, क्योंकि बिजनेस तुम्हारे बाप का नहीं है, वो प्रिंसिपल का है। नुकसान भी होगा तुम ही भरोगे, ठीक, एजेंट के तौर पे। दूसरी बात, मान लीजिए कोई फायदा हो जाता है, फायदा होता है तो क्या होगा? तो भी तुम्हारा नहीं हुआ, तो भी तुम्हारा नहीं हुआ, उसका आप अकाउंटिंग करो। लिखा है इफ एनी प्रॉफिट एक्रूज, कोई प्रॉफिट होता है, फायदा होता है, तो ही मस्ट अकाउंट फॉर इट, उसको उसके अकाउंटिंग करनी होगी, उसको बताना होगा कि ये आपका लेखा जोखा है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये है कि ए जो एजेंट बनाया जाता है बी का जिस व्यवसाय के लिए, उसमें ये प्रथा है कि जो भी पैसा एजेंट के पास रहेगा समय समय पे वो उसको इंटरेस्ट में लगा देगा, ब्याज पे पैसा लगा देगा। जो भी पैसा आएगा वो पहुंचा देगा, इंटरेस्ट का फायदा, इंटरेस्ट के रूप में जो भी फायदा आएगा वो मालिक को मिल जाएगा। ये मालिक का अधिकार है, एजेंट की ड्यूटी है, दोनों है, अभी हम देखेंगे। फिर क्या होता है, ये जो होते हैं अपने इस ड्यूटी में, आप देखिए इंप्लाइड ड्यूटी हो गई ना, कस्टम ऑफ बिजनेस है, इनकी ड्यूटी है करो। एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू दीज टू
तो ये जो है ये यहां पे था इंटरेस्ट पे लगाने का, लेकिन ए उसको ओमिट कर जाता है, यानी नहीं करता है। नुकसान किसका होगा? प्रिंसिपल का होगा। तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? करिए ना, इसके अकॉर्डिंग किए होते नुकसान होता, कोई बात नहीं, आपने नहीं किया, इसके अकॉर्डिंग नुकसान हुआ, तो एजेंट होने के नाते आप भरो। वही लाइन कहा गया है आगे, ए मस्ट मेक गुड टू बी द इंटरेस्ट यूजुअली ऑब्टेन बाय सच इन्वेस्टमेंट। सामान्य रूप से ऐसा इन्वेस्टमेंट करने पे जो भी पैसा मिलता वो आप एजेंट होने के नाते अब बी को अपनी जेब से दो। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 बताता है। दूसरा क्या बताता है? बी अ ब्रोकर इन हुज बिजनेस इट इज नॉट द कस्टम टू सेल ऑन क्रेडिट। दूसरा जो, अब देखिए, एक तो आ गया कि जो कस्टमरी वहां पे चीजें चल रही हैं, एन एजेंट शुड परफॉर्म हिज ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू दैट कस्टम्स इफ देयर इज लैक ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय प्रिंसिपल। इफ he fails to do so, he is liable to make good the principal। दूसरा इसमें जो उदाहरण दिया गया है कि ये जो कस्टम है, ये क्या कहा गया है? A broker in whose business it is not the custom to sell on credit। यहां पे ये प्रथा नहीं है इस बिजनेस में जिसमें ए है कि उधार बेचो, उधार बेचना प्रथा नहीं है। फिर भी क्या करता है जो एजेंट बना है? ए जो एजेंट है वो क्या करता है? सेल्स गुड्स ऑफ ए ऑन क्रेडिट टू सी। ए मान लीजिए यहां पे जो उदाहरण में दिया गया है बी एजेंट है किसका? ए का, और इस बिजनेस में उधार बेचना प्रथा नहीं है, फिर भी बी ने सी को उधार माल बेच दिया। अब देखिए, इसके अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, जो कस्टम्स है उसके उधार जाके, उसके बाहर जाके काम कर रहे हैं। और इसमें और एक क्या मुश्किल क्या है? ये सी जो हैं ऑलरेडी हैवली बर्डन हैं, मतलब ऑलरेडी ये बहुत इनके ऊपर क्रेडिट है, उधार हैं, ये डूबती नैया हैं, और इनको इसने उधार बेच दिया जो कि प्रथा नहीं है। कुछ समय बाद ये जो जिनको उधार बेचा गया, ही बिकेम इंसॉल्वेंट, वो दिवालिया हो गए। नुकसान होगा? नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? प्रिंसिपल जो कि ए है उसका नुकसान हुआ बी के कंडक्ट से, जो कि प्रथा के अकॉर्डिंग उन्होंने काम नहीं करके उनको नुकसान पहुंचाया। तो जो भी नुकसान हुआ, एजेंट इज लायबल टू पे। ये कहता है बिफोर पेमेंट बिकम्स, जो सी है बिकम्स इंसॉल्वेंट, बी मस्ट मेक गुड द लॉस टू ए। ये इनको जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई करेंगे। ठीक है? या 211 का आपको हम वो बता दें, एक आध केस बता दें, लिल्ले वर्सेस डबल डी। लिल्ले वर्सेस, आप जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था पन्नालाल जानकीदास वर्सेस मोहनलाल को यहां पे ले आ सकते हैं, वहां भी लाइए, यहां भी लाइए। मैंने आपको पहले बता रखा है कि पन्नालाल जानकीदास वर्सेस मोहनलाल में क्या हुआ है, सारा आपको फैक्ट क्लियर है, फिर उसको यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा केस एक देखिए, लिल्ले वर्सेस डबल डे। ये क्या होगा? जो पहली हेडिंग आपकी 211 की है कि ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड और कस्टम्स, मैंने ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड कस्टम्स में एक आता है लिल्ले वर्सेस डबल डे। इसमें क्या मामला होता है कि जो एजेंट होता है, एजेंट वॉज इंस्ट्रक्टेड स्पेसिफिकली टू कीप द गुड्स इन अ स्पेसिफिक गोडाउन। एक विशेष जो कहा गया, विशेष नाम दिया गया कि गोदाम में, किसने दिया? मालिक ने दिया कि एक पर्टिकुलर गोदाम में आपको माल रखना है। एजेंट ने अपनी बुद्धि लगाई, सेम तरह का गोदाम था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस गोदाम में न रख के उसने दूसरे गोदाम में माल रख दिया और वहां पे नुकसान हो जाता है, आग लग जाती है या किसी प्रकार से हानि हो जाती है। तो क्या होगा? एक 211 का जो पहला हमारा बिंदु है कि अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रिंसिपल इट इज द ड्यूटी ऑफ एजेंट टू परफॉर्म। ठीक? तो वहां पे लिल्ले वर्सेस डबल डे के मामले में कहा जाता है कि तुमने भैया अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली काम नहीं किया इंस्ट्रक्शंस के, सो जो नुकसान हुआ
उसकी भरपाई करो। तो ये केस और मोहनलाल का जो पन्नालाल जानकीदास वर्सेस मोहनलाल का मामला है, उन दोनों को आप इस वाले 211 में लिखेंगे।